क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे शरीर के सेल्स आपस में बात कैसे करते हैं? क्योंकि जब तक सेल्स आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, एक सेल अपना सिग्नल दूसरे सेल में भेज नहीं पाएगा। और यही कम्युनिकेशन सेल में सेल की ग्रोथ, सेल की डेवलपमेंट जैसे चीज़ों में बहुत मदद करता है। जैसे न्यूरॉन को जब भी कोई न्यूरल इम्पल्सेस भेजना होता है या रिसीव करना होता है, तो वो क्या करता है, एक न्यूरॉन अपने अंदर से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है जो कि दूसरा न्यूरॉन रीड करता है। और इसी तरह एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन पर न्यूरोट्रांसमीटर भेजकर आपस में कम्युनिकेट करते हैं और नर्व इम्पल्सेस कंडक्ट हो पाता है। पर एक्चुअल में ये सब होता कैसे है और सेल कितने प्रकार से एक दूसरे से बात कर पाते हैं यानी कम्युनिकेट कर पाते हैं, जिसे हम सेल सिग्नलिंग के नाम से जानते हैं, वो होता कैसे है, ये जानना बहुत ही रोचक होगा। और आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने जा रहे हैं। देखिए, सेल आपस में कुल 4 प्रकार से कम्युनिकेट कर पाते हैं, यानी सेल सिग्नलिंग 4 प्रकार की होती है। मतलब सेल अपने सिग्नल को या कोई भी मॉलिक्यूल को दूसरे सेल पर भेजकर आपस में बातें कर सकते हैं। ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? एक होता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, एक होता है ऑटोक्राइन, एक होता है पैराक्राइन और एक होता है एंडोक्राइन। देखिए, जो पहले प्रकार का सिग्नलिंग है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, वो हमारे 2 सेल के बीच में एक स्पेशल किस्म के जंक्शन की वजह से होता है। ये जंक्शन गैप जंक्शन होता है। इसमें 2 सेल के बीच में एक टनल की तरह संरचना बनी हुई होती है प्रोटीन की, जिसकी वजह से 2 सेल के बीच में आयंस और मॉलिक्यूल आपस में शेयर हो पाते हैं, या कहिए एक सेल से दूसरे सेल में जा पाते हैं। और ऐसा करके सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मसल फाइबर की सेल्स और हड्डियों के ऑस्टियोसाइट्स इस प्रकार के कम्युनिकेशन को परफॉर्म करते हैं। इसका एक और अच्छा उदाहरण है इम्यून सेल मैक्रोफेज का, जो वायरस को एनगल्फ करके उनके कुछ प्रोटीन को सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस करते हैं और फिर टी सेल उसी प्रोटीन से डायरेक्ट कांटेक्ट करके उस वायरस की इंफॉर्मेशन लेकर वायरस को डिस्ट्रॉय करते हैं। दूसरे प्रकार का जो सेल सिग्नलिंग है उसे ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें सेल के अंदर कुछ वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स तो आपको पता ही होगा, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर कुछ केमिकल भरे हुए होते हैं। जब कोई सेल वेसिकल्स को रिलीज करती है, जिसके अंदर भरे हुए केमिकल किसी दूसरे सेल के ऊपर बने लिगेंड या कहिए रिसेप्टर से जाकर बाइंड होता है, और बाइंड होने के बाद वो उसे रीड करता है दूसरा सेल जहां पर वो बाइंड हुआ है, और आगे सिग्नल प्रोसेस हो पाता है। लेकिन ऑटोक्राइन में क्या होता है, देखिए, सेल खुद से ही वेसिकल्स रिलीज करता है। वेसिकल्स से जो केमिकल निकलते हैं वो उसी सेल के ऊपर मौजूद लिगेंड से जाकर बाइंड होगा। मतलब एक सेल खुद ही वेसिकल्स रिलीज करेगा केमिकल वगैरह, और उसी सेल के ऊपर मौजूद रिसेप्टर से वो बाइंड भी होगा, और सेल फंक्शन करता है इस तरीके से। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मोनोसाइट के ऊपर इंटरल्यूकिन 1 साइटोकाइन का रिलीज होना और खुद से ही बाइंड होना। और कैंसर में कैंसर मेटास्टेसिस भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। तीसरे प्रकार का जो सेल सिग्नलिंग होता है वो होता है पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग। इसमें क्या होता है, सेल वेसिकल्स रिलीज करता है, वेसिकल्स में केमिकल भरे रहते हैं। इसमें क्या होता है, वेसिकल्स में भरे केमिकल दूसरे सेल पर बने लिगेंड या रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर बाइंड होगा और एक सेल दूसरे सेल से इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा। इस प्रकार से सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। इस पैराक्राइन में हमारे न्यूरॉन्स द्वारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल भेजना, ये एक पैराक्राइन सिग्नलिंग का सबसे अच्छा उदाहरण है। चौथे प्रकार का जो सिग्नलिंग है वो होता है एंडोक्राइन। मुझे लगता है एंडोक्राइन आप सभी लोग सुने ही होंगे, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है हार्मोन का सिस्टम। इसमें क्या होता है, सेल अपने अंदर से वेसिकल्स के थ्रू कई सारे केमिकल रिलीज करता है, यानी हार्मोन को। ये रिलीज हुए केमिकल सीधे ब्लड में जाते हैं। ब्लड में पहुंचते ही ये हार्मोन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से होते हुए अपने टारगेट सेल पर जाकर बाइंड होते हैं, और सेल दूर से ही अपने सिग्नल को किसी दूर स्थित सेल पर जाकर सिग्नल दे पाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन विभिन्न ग्लैंड के सेल पर जाकर उन्हें एक्टिवेट करता है, या कहिए पैनक्रियाज से निकलने वाला इंसुलिन विभिन्न सेल पर जाकर ग्लूकोज के अपटेक में मदद करता है। ये भी इसका एक अच्छा खासा उदाहरण है। इंसुलिन को आप ऐसा समझिए कि ये सेल के ऊपर एक की होती है, जब तक ये की नहीं लगेगी ग्लूकोज को अंदर जाने के लिए वो ताला नहीं खुलेगा। तो ये रहा एक छोटा सा ओवरव्यू कि सेल आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, सेल सिग्नलिंग काम कैसे करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आसान से आसान भाषा में ये बात समझ गए होंगे।